नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बड़ी खबर है, आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव को देर रात विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। यादव के जवाबों से संतुष्ट नहीं आई टीम और विजिलेंस ने देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है। बता दें, देहरादून के विजिलेंस हेडक्वार्टर में कल दोपहर 1 बजे से ही लगातार रामविलास यादव से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। उत्तराखंड में अपर सचिव रामविलास यादव के खिलाफ विजिलेंस ने इसी साल अप्रैल में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था और मामले में इसी महीने 11 जून को देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, गाजियाबाद और कई अन्य जगह छापेमार कार्रवाई हुई, लेकिन रामविलास यादव कहीं नहीं मिले। आपको बता दें कि कल 1 बजे से लगातार वो विजिलेंस ऑफिस में मौजूद रहे। उनसे कई सवाल जवाब किए गए, लेकिन विजिलेंस विभाग की टीम उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखाई दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी ने कल कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। रामविलास यादव की इसी महीने रिटायरमेंट होनी थी, लेकिन इससे पहले विवादों में आ गए और आय से अधिक संपत्ति मामले में लगातार चर्चा में बने हुए हैं। देर शाम उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड के चर्चित आईएएस रामविलास यादव को सस्पेंड किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए रामविलास यादव को कल सस्पेंड किया। 30 जून को रामविलास यादव का रिटायरमेंट है, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक पहले रामविलास को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा एक्शन लिया है आईएएस रामविलास यादव पर। इसी महीने उनकी रिटायरमेंट होनी थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, जिस तरह से कल भी हम खबरों में ये कयास लगा रहे थे कि हो सकता है जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि टीम उनके जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी, अब आगे क्या? बिल्कुल आरजू, लगभग जो खबरें हैं, रात को 2:15 बजे तक ये पूछताछ हुई है। लगभग 70 सवाल रामविलास यादव से पूछे गए हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज भी हैं। खाना उन्हें दिन में भी दिया गया और रात को भी खाना दिया गया। उसके बाद उन्हें रात को 2:15 बजे विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। अब विजिलेंस आज उन्हें कोर्ट में पेश करेगी और माना यही जा रहा है कि विजिलेंस अपनी रिमांड की डिमांड करेगी कोर्ट से कि उन्हें रिमांड पर लेगी विजिलेंस, ताकि उनसे आगे भी पूछताछ की जाए, क्योंकि यहां पर न्यायिक हिरासत का कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि जेल अगर भेज देंगे 14 दिन के लिए, 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत की प्रक्रिया होती है, तो फिर विजिलेंस पूछताछ नहीं कर पाएगी। इसलिए विजिलेंस को बहुत ज्यादा भी इसमें सबूत खंगालने, तथ्य खंगालने, इसलिए माना यही जा रहा है कि विजिलेंस जब कोर्ट में पेश करेगी तो उनकी न्याय अपनी खुद की हिरासत में लेने की डिमांड कोर्ट से करेगी। इसके अलावा यह पहला मामला उत्तराखंड में जब किसी आईएएस को करप्शन के आरोपों में यहां पर अरेस्ट किया गया है। इससे पहले ऐसा कोई भी मामला उत्तराखंड की हिस्ट्री में नहीं है जब किसी आईएएस को किसी करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक्शन ले चुके हैं, उन्हें सस्पेंड कर चुके हैं। आरोप यही था कि वो विजिलेंस को इस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे थे अब इस जांच में, और उसी बात पर उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से। बिल्कुल दीपांकर, इससे पहले भी अन्य जगह पर छापेमार कार्रवाई हुई थी। जिस तरह से आपने जानकारी दी थी, गाजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये कार्रवाई चली थी और छापेमारी की गई थी। उससे संबंधित सवाल भी पूछे गए कल उनसे। बिल्कुल, क्योंकि ये केस उत्तराखंड में विजिलेंस ने दर्ज किया है। उत्तराखंड में अभी वो अपर सचिव थे कृषि विभाग में, तो उत्तराखंड विजिलेंस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। वो चाहे गोरखपुर रहा हो, वो लखनऊ रहा हो, गाजियाबाद हो, देहरादून हो। देहरादून में लगभग 8 प्रॉपर्टीज ऐसी मिली हैं जो यहां पर पिछले 5 सालों में रामविलास यादव ने बनाई है। तो ये उत्तराखंड विजिलेंस का मामला था। उत्तराखंड विजिलेंस की जो टीमें गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ गई थी, उन टीमों के इंस्पेक्टर्स और उन टीमों के जो सेक्टर इंचार्ज थे, वो सब भी इस जांच में शामिल थे। और सब 70 सवाल जो पूछे गए हैं, लगभग उन सब सवालों में ये सारी बातें थी कि आपने प्रॉपर्टी कहां से बनाई, क्या ये आपको दान में मिली। कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो दान की दिखाई गई हैं, कई फ्लैट्स हैं, कई बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। तो रामविलास यादव ने जो करीब 500 करोड़ की संपत्ति बनाई, वो कैसे बनाई, अब विजिलेंस इस तथ्य को खंगालेगी। और अगर ये बातें सही साबित होती हैं आने वाले दिनों में जांच में, तो रामविलास यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। और दीपांकर, रामविलास इससे पहले कोर्ट भी पहुंचे थे, तो कोर्ट ने कहा था कि पहले आप विजिलेंस टीम के सामने पेश होइए, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। उस मामले में कोई अपडेट है?
उस मामले में सबसे बड़ी बात यही थी कि कोर्ट, कल जब उनके वकील से हमने बात की तो उनका यह कहना था कि कोर्ट ने हमें कहा था कि आप विजिलेंस के सामने पेश हो, लेकिन आरजू एक प्रैक्टिकल बात है कि जिस व्यक्ति को विजिलेंस खोज रही हो और विजिलेंस के खोजने पे ना मिल रहा हो और वो विजिलेंस के सामने बैठा हो और विजिलेंस उससे पूछताछ कर रही हो, तो साफ था कि विजिलेंस अपने हाथों से रामविलास यादव को वह नहीं खिसकने नहीं देना चाहती थी। उसे पता था कि जब आरोपी हमारे सामने है तो इसको गिरफ्तार किए, अगर विजिलेंस उसे छोड़ती तो विजिलेंस की नाकामी माना जाता। आज हो सकता है अब उनके वकील आगे जाएंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में डिमांड करेंगे कि उनके जो रामविलास यादव है उनको यहां पर जमानत की जो आगे की प्रक्रिया होगी हाई कोर्ट में उसको फॉलो करेंगे। लेकिन विजिलेंस ये डिमांड करेगी कोर्ट में, देहरादून कोर्ट पर यहां पर पेश करेगी कि उन्हें उनकी हिरासत में दिया जाए, उनके कब्जे में दिया जाए ताकि उनसे आगे पूछताछ कर सके। तो अब बहुत देखने वाली बात होगी दीपांकर की आगे क्या कार्रवाई की जाती है और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल दिल्ली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री और पीएम मोदी से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। जीएसटी प्रतिपूर्ति का मामला भी मुलाकात का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया जा रहा है। आज समाप्त हो चुकी है जीएसटी में मिलने वाली केंद्रीय छूट और इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। जीएसटी में छूट समाप्त होने से उत्तराखंड को 5,000 करोड़ का नुकसान होगा, तो इसी मुद्दे पर बातचीत आज हो सकती है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, कल देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तराखंड के राज्य संपत्ति विभाग का बुरा हाल है। बुधवार को राज्य संपत्ति विभाग के प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन, राज्य समिति अधिकारी प्रताप शाह मीटिंग में पहुंचे तो तैयारियों के हालात देखकर मुख्यमंत्री धामी नाराज हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा जो भी प्रेजेंटेशन लाएं तो शॉर्ट और सटीक हो। बता दें विधायकों, मंत्रियों के घर, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस मेंटेन करने का काम राज्य संपत्ति विभाग करता है और नए प्रोजेक्ट्स रेनोवेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने ये मीटिंग बुलाई थी, जो राज्य संपत्ति विभाग के भी मंत्री हैं। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सभी 13 जिलों के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रभारी मंत्री जिलों में जनता से कोऑर्डिनेशन के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने मंत्रियों के जिलों में न जाने की आदत पर सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 8 मंत्री अब प्रभारी मंत्रियों के तौर पर 13 जिलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। चुनाव के वक्त से जिला योजना की स्कीमों पर जो काम आगे नहीं बढ़ पाया, अब प्रभारी मंत्रियों के होने से काम में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी प्रभारी मंत्री जनता के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेंगे और मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचे। प्रभारी मंत्री चूंकि सभी जिलों में जाकर वहाँ की सभी व्यवस्थाओं को, वहाँ की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को, आम जनता के कष्टों को, उनकी समस्याओं को उनके साथ संवाद स्थापित करके अधिकारियों के बीच में, आम जनता के बीच में, सबके बीच में समन्वय का काम करेंगे और योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रभारी मंत्रियों में किसी को एक तो किसी को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई है, जहां सही काम के साथ जल्द होने वाले पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस का भी सवाल है ताकि जनता का दिल जीता जा सके। लेकिन प्रभारी मंत्री अपने जिलों में कम जाते हैं, इसी पर कांग्रेस ने मंत्रियों पर सवाल खड़े किए हैं। हरिद्वार से मेरा नाता रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे हरिद्वार का प्रभार दिया और हरिद्वार में महत्वपूर्ण कार्य हमको करने हैं और निश्चित रूप में कोरोना काल के अंदर मैं हरिद्वार में था और वहां पर हमने उसको कंटेन किया तो काफ़ी लोगों का सहयोग मिला, काफ़ी अनेक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग मिला और हमने अच्छे काम किए हैं। सरकार कहीं अपने तरीके से कोई काम नहीं करना चाहती है, कोई नया नारा नहीं देना चाहती, नए तरीके से विकास का क्या मॉडल आप प्रस्तुत करेंगे ये नहीं पता सरकार को। देखते ही प्रभारी मंत्री बने हैं, कितना जिलों में जाते हैं। बीते 5 सालों में जो भी प्रभारी मंत्री रहे वो अपने प्रभार वाले जिलों में कम ही एक्टिव दिखे। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत में ही साफ कर दिया है कि जिलों में सभी मंत्रियों को गंभीरता से जिम्मेदारी निभानी होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। यहां खाद्य विभाग में ट्रांसफर को लेकर बवाल हो गया है। जिला आपूर्ति अधिकारियों के ट्रांसफर पर विभाग के अंदर विवाद हो गया।
कमिश्नर सचिन कुर्वे ने 6 अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे और इसका आदेश भी जारी कर दिया था। लेकिन आदेश जारी होते ही खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने ट्रांसफर के आदेश को निरस्त कर दिया। ये सभी ट्रांसफर आदेश बिना मंत्री के अनुमोदन के किए गए थे और मंत्री ने तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर की पत्रावलियां तलब की हैं। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस पर लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को भी लिखा है और सचिन कुर्वे पर सख्त कार्रवाई की मांग की। आचरण मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी जो है मान्य नहीं है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी आज मैंने पुनः अवगत कराया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। ऐसे अधिकारी जो कि बिल्कुल हठधर्मिता के साथ चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो मोनोपोली के साथ में चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो जनता के जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैंने साफ साफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति का विभाग में बने रहना या ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई न होना, ये अपने आप में जो है नौकरशाही की कार्यशैली को यदि नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं और होने की संभावनाएं। उत्तराखंड में 41 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन पर चुनाव आयोग जल्द शिकंजा कस सकता है। कई दल ऐसे भी हैं जिनके ऑफिस तक का ही अता पता नहीं है। आखिरी तौर पर चुनाव आयोग ने अब इन दलों के नाम सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव कोई भी हो, ऐसी कई सियासी पार्टियां अचानक नजर आने लगती हैं जिनको पहले न कभी देखा गया न कभी सुना गया हो। उत्तराखंड में ऐसी ही 41 राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी चुनाव आयोग को तलाश है। आयोग इनसे 2017-18 से लेकर 2021-22 तक पार्टी को मिले फंड, आय व्यय की ऑडिट रिपोर्ट, चुनाव में किए गए खर्चे की डिटेल मांग रहा है, लेकिन इन पार्टियों का अता पता ही नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पीड पोस्ट के जरिए भी नोटिस सर्व किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर स्पीड पोस्ट वापस आ गए। आयोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया तो एड्रेस भी फर्जी निकले। चुनाव आयोग ने अब सार्वजनिक सूचना जारी कर 25 जून तक हर हाल में मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। किसी ने भी उनका प्रॉपरली टाइमली सबमिशन नहीं हुई है और कोई पार्टीज ऐसे भी हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी हमें कोई वहाँ पे नहीं मिले, तो उनको सब नोटिसेस सर्व किए गए हैं और इन टाइम उनको देने के लिए अपना जो ऑडिट रिपोर्ट, आईवे का ऑडिट रिपोर्ट और अपना जो अंशदान का जो पूरा रिपोर्ट्स है उसके लिए एक सेट फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में 25 जून 2022 तक पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने नोटिसेस दिए हैं। जिन पार्टियों को नोटिस सर्व किए गए हैं उनमें भारत कौमी दल, भारतीय शक्ति सेना, मैदानी क्रांति दल, प्रगतिशील लोकमंच नैनीताल, प्रजातांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी और जनता कैबिनेट पार्टी जैसे नाम शामिल हैं। अब इन पार्टियों की तरफ से जवाब नहीं मिलता है तो इनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकता है। हम इसका पूरा इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे और जो भी नियम है उसके अनुसार कार्यवाही होगी। असल में चुनाव के समय पैदा होने वाली ऐसी पार्टियां अक्सर विरोधियों के वोट काटने के लिए बना दी जाती हैं। चुनाव के बाद इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। 2022 विधानसभा चुनाव में भी इनमें 41 में से 10 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद ये कहां गए किसी को नहीं पता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में अग्निपथ योजना और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के सेना के जवानों को लेकर दिए बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के सेना के जवानों को अपने कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देने वाले बयान को बेहद शर्मनाक बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर सेना के अपमान का आरोप भी लगाया। गुरुकुल के छात्र अध्यक्ष भाई रविकांत मलिक जी आए हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि अग्निपथ में जो बच्चे जाएंगे, जब 4 साल के बाद वो रिटायर होकर के घर चले आएंगे तो बीजेपी ऑफिस में उनको चौकीदार बना करके रख लेंगे। तो जिस तरह से बीजेपी सरकार सेना का अपमान कर रही है, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, और आप बोलते हैं कि जब वो रिटायर होंगे 4 साल के बाद जब रिटायर होंगे तो हम अपने यहाँ गार्ड की नौकरी देंगे, डूब मरने वाली बात है। ऐसे में इससे बड़ा सेना का अपमान कोई और हो नहीं सकता है। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो आप कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग न करें जिससे सेना का अपमान हो।
अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए बेहतर बताया। वहीं तीरथ सिंह रावत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों का काम सिर्फ राजनीति करना है और वो अग्निपथ योजना पर भी राजनीति कर रहे हैं, युवाओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने केवल अपने परिवार तक सीमित रखा और राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, वही आज इसको उकसाने का काम कर रहे हैं। रुड़की के पास मंगलौर में कलोनीडा की फैक्ट्री में धमाका हुआ। मॉक ड्रिल के दौरान सिलेंडर फटा है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी फैक्ट्री में पहले भी इसी तरह का हादसा हो चुका है। मॉक ड्रिल के दौरान ये सिलेंडर फटा। हादसे में 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के फिताड़ी मार्ग पर मलबे में 5 महिलाएं दब गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से मोरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 महिलाओं को एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में जिला अस्पताल के पास एक शख्स बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया और मांगे पूरी ना होने पर आत्महत्या की धमकी देने लगा। दरअसल केदारनाथ यात्रा में जिला पंचायत की ओर से संचालित घोड़े खच्चरों में गद्दी लगाने का कार्य यही शख्स करता है। कुछ समय पहले घोड़े खच्चर स्वामियों से अवैध पैसा लेने के बाद डीएम ने इसका टेंडर निरस्त कर दिया था, जिसके कारण ठेकेदार को भुगतान नहीं मिल पाया और यही भुगतान की मांग को लेकर केदारनाथ सेवा समिति के उपाध्यक्ष अवतार सिंह नेगी टावर पर चढ़ गया। किसी को मरने के लिए मजबूर किया ही क्यों जा रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या शासन प्रशासन सरकार इस बिंदु को जो विवाद ग्रसित बनाना चाहते हैं, क्या उसके पीछे कोई मानवीय हित निहित है कि नहीं है? उस विषय पर क्यों गौर नहीं किया गया? पिथौरागढ़ में सरकारी तंत्र ऐसे काम करता है कि हर कोई हैरान रह जाए। यहाँ 10 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, जिसे बनाने में 15 करोड़ रुपए खपा दिया गया है। लेकिन अब जीआईसी परिसर में नए सिरे से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की कवायद हो रही है। ये पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की कहानी सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि सरकारी तंत्र की कैसी महिमा है। दरअसल 2011 में स्वीकृत पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज कभी किराए के भवन में तो कभी विकलांग हॉस्टल से संचालित होता रहा, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने मड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम शुरू किया और तब से अब तक इस कॉलेज को बनाने में 15 करोड़ की भारी भरकम धनराशि खर्च की जा चुकी है। लेकिन अब निर्माणाधीन कॉलेज की भूमि को लैंडस्लाइड जोन करार देकर इंजीनियरिंग कॉलेज को इंटर कॉलेज परिसर में बनाने का प्रस्ताव बना है। इस संबंध में शासन स्तर से हमसे एक आख्या मांगी गई है। उस आख्या को उपलब्ध कराने के पश्चात जो भी निर्णय किया जाएगा उस तदनुसार कार्रवाई। इंटर कॉलेज परिसर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का विरोध भी हो रहा है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक मयूक मेहर इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में भी उठा चुके हैं। वहीं अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही है। देखिए, दुर्भाग्य इस पिथौरागढ़ का, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति की, उसके लिए जमीन भी तलाशी, उसके लिए आपने 22 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया, 15 करोड़ रुपया आप खर्च करके बिल्डिंग भी बना रहे हैं और आज 10 साल बाद कह रहे हैं कि वो वहाँ पर संवेदनशील स्थिति है। ये बात सही है कि मड़ में जिस जगह पर कॉलेज का परिसर बना है वो जंगल के बीच लैंडस्लाइड जोन है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो कौन अधिकारी थे जिन्हें ये नजर नहीं आया और 15 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा डाले। क्या इन अधिकारियों पर भी कोई एक्शन होगा? न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
चारधाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 24,17,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में कुल 8,10,000 श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ धाम में अब तक 7,88,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 4,05,000, यमुनोत्री में 3,13,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में अब तक 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।